देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि रात का घनघोर अंधेरा एक ऐसा रंग होता है जब बुरी शक्तियों की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वह उन इंसानों को आघात पहुंचाती हैं जो या तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते या फिर इन चीज़ों पर काफ़ी हद तक यकीन करते हैं। दोस्तों, ये घटना एक सच्ची घटना है जो कि कुछ सालों पहले मेरे साथ घटी थी। मेरा नाम राजेश है और मैं पीपलगढ़ का रहने वाला हूँ। हरी भरी खेतों के बीच जो नज़ारा दिखता है उससे खूबसूरत नज़ारा तो शायद कहीं और ना मिले। उस वक्त मैं अपने खेत से पाइप बदलने के बाद अब वापस घर की तरफ लौटने वाला था और काम करते करते आज मुझे शाम हो चुकी थी और ऊपर से ये लंबा चौड़ा रास्ता कहीं ना कहीं मुझे हताश कर रहा था। दरअसल मेरे घर से खेत की दूरी करीब 2 किलोमीटर की थी, जिस वजह से पैदल घर की तरफ रवाना होने का मतलब आधा घंटा लगना था, क्योंकि मैं काफ़ी धीमी गति से उस रास्ते को पार करता था और आज मैं पूरे तरीके से थका हुआ था। पूरे दिन खेत में काम करने की वजह से मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे थे, जिस वजह से मैं धीमी गति से अपने पैर पटकते हुए घर की तरफ चलने लगा। हमारे खेत में चारों ओर बड़े बड़े तार खंबे के ऊपर लगाए गए थे जो खेत को सुरक्षित बनाते थे। यूं ही रास्ते में चलते चलते पहले तो मेरी नज़र वहीं पास में मौजूद एक अशोक के पेड़ के ऊपर गई तो मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक बड़ी सी काली बिल्ली बैठी हुई थी। डर तो मुझे इस बात का लगा कि अंधेरा होने के बावजूद भी उसकी आंखें चमक रही थी और वो लगातार मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर मुझे लगा शायद चांद की रोशनी की वजह से उसकी आंखें चमक रही हैं, जिस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते की तरफ चलने लगा। वहाँ से थोड़ी दूरी और तय करने के बाद एक बार फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पीछे कोई मौजूद है, लेकिन जब मैं अपने पीछे मुड़ा तो वहाँ हमारे पड़ोस में मौजूद खेत वाले दादाजी थे। दरअसल उनका कहना था कि हमारे खेत के अंदर अचानक ही एक पाइप का लॉक खुल गया है और उसी वजह से उन्हें मेरे पीछे पीछे आना पड़ा। फिर क्या था, मैं भी वापस अपने खेत की तरफ चल दिया क्योंकि अब उस लॉक को टाइट करना बेहद ज़रूरी था। धीरे धीरे चलते हुए जब मैं अपने खेत में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो सब कुछ एकदम सही था। फिर उन श्याम दादा ने ऐसा क्यों बोला होगा, मैं उन्हीं से पूछने के खातिर जब पीछे की तरफ मुड़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मेरे खेत में चारों ओर सिर्फ मैं ही मौजूद था। बाकी का पूरा नज़ारा एकदम खामोश नज़र आ रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। फिर ज़्यादा ना सोचते हुए मैं चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ चला, क्योंकि मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि अब मेरे साथ जो कुछ अजीब हुआ है ज़रूर उसके पीछे किसी अजीब ताकत का हाथ है। तभी मैं चुपचाप किसी भीगी बिल्ली की तरह उस रास्ते को काटता हुआ घर की ओर बढ़ चला। मेरे घर की दूरी अभी भी काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर डर का आतंक अभी भी मचा हुआ था। मैं पैदल पैर को घसीटते हुए पूरी तरह से हताश हो चुका था और तभी मुझे एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि कोई तो है जो मेरे जस्ट पीछे पीछे अपने कदम पटक रहा है। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ होने वाली थी कि मैं उस वीरान इलाके में पीछे पलट कर देख सकूं। रात का समय घनघोर अंधेरा और चिल्ला चिल्लाकर डराने वाला ये सन्नाटा आज भयानक रूप दिखा रहा था। मैं एक बार के लिए भी पीछे नहीं मुड़ा और चुपचाप घर की तरफ बढ़ चला, मगर मेरे तेज गति से बढ़ते हुए कदम उस समय थम गए जब मुझे एक जने की आवाज़ सुनाई दी। मैं पीछे नहीं पलटा और फिर चुपचाप अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उस दिन मैं सही सलामत अपने घर पर पहुंच गया, लेकिन ये सलामती बस कुछ घंटों के लिए ही कायम थी, क्योंकि जैसे रात के उस दौरे में मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर गया तो मैंने देखा कि बिस्तर के ऊपर खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। मैंने आवाज़ देते अपनी मम्मी से कहा, अरे मम्मी, आज इस बिस्तर के ऊपर आपने क्या डाल दिया है जो उसके ऊपर कुछ लाल लाल लगा हुआ है? लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो गहरी नींद में थी। फिर मैंने सोचा कि मम्मी को जगाने से अच्छा है मैं बिस्तर के ऊपर कोई दूसरी चादर बिछा लेता हूँ। लिहाजा मैंने वही किया। मैंने ऊपर चादर को उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक दिया और दरवाजे से बाहर फेंकने के बाद जब मैं वापस अपने बिस्तर की तरफ पलटा तो इस बार भी मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया था। अचंभित होने वाली बात तो ये थी कि मेरे बिस्तर के ऊपर अभी भी वही चादर बिछी हुई थी जो अभी अभी मैंने बाहर फेंकी थी। इससे पहले मैं उस चादर के पास पहुंच पाता किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया
और मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया। जैसे ही मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मेरे मम्मी मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे बाहर की ओर बुला रहे थे, लेकिन मम्मी के मुंह से अभी तक आवाज़ नहीं निकली। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे और इतनी रात को मेरी मम्मी घर से बाहर मुझसे कौन सा काम करवाने वाली थी। यही सब सोच सोचकर अब मैं परेशान हो चुका था। लेकिन जब मैं बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि जानवरों का एक बड़ा झुंड, जिनके सामने हड्डियां रखी हुई थी और मांस के कुछ टुकड़े बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था मानो अभी अभी ताज़ा ही किसी का खून किया गया है और ये जानवर उनकी हड्डियों को चबा चबा कर खाने वाले हैं। लेकिन जब मेरी नज़र एक शव पर पड़ी तो इस बार मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि ये शव किसी और का नहीं बल्कि मेरे पापा का था। पापा को इस हालत में देखने के बाद एक इंसान के अंदर क्या बीत सकती है, ये सब तो वही जान सकता है जो इस भयानक दौर से गुजर रहा होता है। इस वक्त मेरे अंदर भी कुछ ऐसा ही बीत रहा था। लेकिन तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, अरे इतनी रात को तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और जब फिर मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा ही थे। और पापा को वहाँ देखकर तो मैं तो बहुत खुश हो गया। मेरे पापा मेरे पास पहुँचे और मुझे घर के अंदर ले गए। उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया और जैसे ही सुबह हुई तो मैंने इस घटना के बारे में पूरे घर वालों को बताया, लेकिन किसी को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इस कहानी का तो असली खौफनाक मंजर अभी बाकी था, जब सभी लोग इस घटना को एक मंजूर प्रदान करने वाले थे। अब 2 दिन बीत चुके थे। घर में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, मानो पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन एक रात जो कयामत का एक ऐसा तूफान खड़ा करके गई, जिसके सामने मेरे सारे घर वालों की हिम्मत किसी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। शाम के तकरीबन 8 बज रहे थे और सभी लोग खाना खाने में जुटे हुए थे और तभी किसी के कदमों की आवाज़ से हम सभी को ऐसा लगा कि शायद हमारे घर के पास कोई पहुंचा है, जिसके कदमों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खटखटाया। फिर बाद में वो बात हमारे दिमाग से निकल गई और सभी लोग थोड़ा हल्का होने के लिए बाहर की तरफ टहलने लगे। और इसी तरह टहलते टहलते मेरी नज़र सामने वाले पेड़ के ऊपर गई तो मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ था। और घनी रात को किसी इंसान को पेड़ पर देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे भाई साहब इतनी रात को पेड़ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उसी वक्त मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे बेटा तुझे पता नहीं है आज अंधेरी रात होने वाली है, आज बुरी शक्तियों की ताकत काफ़ी बढ़ जाती है, तो तुम्हें जल्दी घर के अंदर पहुंचना चाहिए। और वैसे भी भूत प्रेत का नाता तुमसे कुछ अच्छा ही जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें तो बचकर ही रहना चाहिए। दोस्तों इतना सुनने के बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे ही अपने घर की तरफ लौट गया, क्योंकि पहले से मैंने इन चीज़ों के बारे में महसूस किया था और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब इनकी और करीब जा सकूं। बाद में मैं अपने घर लौट गया और उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और तब जाकर हमारे घर के दरवाजे को खटखटाया गया। और इतनी रात को किसी के होने का मतलब था कि ज़रूर कोई इमरजेंसी काम होगा। लिहाजा उसी वक्त मेरे पापा जब हमारे घर के मेन दरवाजे के पास पहुंचे तो वहाँ पर उनके सामने एक सफ़ेद कलर का बड़ा सा बैग रखा हुआ था और उस बैग के अंदर कुछ अजीब सी बदबू बाहर निकल रही थी। एक ऐसी बू जिससे हमारा पूरा का पूरा घर एकदम से सड़ उठा। मैं अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसी भयानक बू से सामना कर रहा था जो कभी मैंने देखी नहीं थी। पापा धीरे धीरे उस बैग की चैन को खोलने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो उस चैन को खोल पाते कि मेरी मम्मी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हमें पराई चीज़ को इस तरह देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मेरे पापा ने भी उस बैग को खोलना बंद कर दिया और हमने उस बैग को उस दरवाजे से बाहर ही पड़ा रहने दिया। फिर कुछ समय के बाद ही जब हम सभी अपने घर के अंदर लौट गए तो हमें एक बार फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। और इस आवाज़ को सुनते ही जब हम सभी अपने घर से बाहर निकले तो मैंने देखा कि अब ना ही तो हमें वहाँ पर बैग नज़र आ रहा था और ना ही दूर दूर तक किसी आदमी के कोई कदमों के निशान, यानी जो कुछ भी हो रहा था इन सब के पीछे किसी नॉर्मल इंसान का हाथ नहीं था। तभी मैं अपने घर के अंदर लौट गया। पता नहीं क्यों लेकिन मेरे हाथ पैर अपने आप ही अब पूरी तरह से कांप रहे थे। उस समय मुझे काफ़ी डर लगने लगा और उसी समय एक बार फिर मुझे अपने बिस्तर के ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि असल में वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। तभी मैं चुपचाप किसी भीगी बिल्ली की तरह अपने छोटे छोटे कदम पटकते हुए अपने बिस्तर के पास पहुँचा
और उस बिस्तर को घूरने लगा। लेकिन अब तक सब कुछ नॉर्मल था। यकीनन कोई तो था जो मेरे साथ साथ मेरे कमरे के अंदर भी अपनी नज़र गड़े बैठा था। लेकिन वो कौन था और वो हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा था, मैं इस बात से पूरी तरह से अनजान था। खैर आज मेरा मन नहीं था कि मैं अकेला अपने कमरे में अंदर सो सकूं, लिहाजा मैं अपनी मम्मी के बगल में मौजूद एक छोटी सी खटिया पर आराम से लेट गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मैं अभी भी किसी सहमी इंसान की तरह जगा पड़ा था, क्योंकि नींद तो आज मेरे अगल बगल में नहीं थी। सब कुछ एकदम खामोश और डरावना था। एक तरफ मैं अकेला और पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे के अंदर वो दाखिल हुआ। तभी मैं कम्बल को धीमा धीमा हटाते हुए उस तरफ देखने लगा तो मैंने पाया कि सफ़ेद चादर ओढ़े एक आदमी मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ है। तो मैंने उस आदमी को घूरना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं वो अजीब आदमी अचानक ही अजीब हरकतें क्यों करने लगा। उसके वो अजीब अजीब से ढंग काफ़ी अजनबी थे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने बिस्तर से उठता हुआ कमरे से बाहर निकलने लगा। लेकिन उसी दौरान उस आदमी का वो मनोज चेहरा मेरी आंखों के सामने झलकने लगा, जो बेहद ही डरावना था। और उस समय मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज रफ्तार से धड़कने लगी, क्योंकि उस आधे कटे चेहरे ने मुझे एक ऐसे मंजर में डाल दिया जो वाकई बेहद खौफनाक लग रहा था। तभी मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई। फिर सारे घर वाले सही समय पर मेरे पास पहुंच गए और मुझे शांत कराते हुए पूरी रात निकाल दी। लेकिन जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो मेरी मम्मी मुझे एक पंडित बाबा के पास लेकर पहुंच गई। और उस दिन उस बाबा ने बताया कि खेत से लौटते वक्त मेरा पैर किसी दफनाए की लाश के ऊपर पड़ गया था और जिस वजह से वो आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। खैर अच्छी बात तो ये थी कि उस दिन मैं बच गया। लेकिन दोस्तों इस घटना का डर किसी खौफनाक अंधकार की भांति मेरे दिल में उमड़ता हुआ रहता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।